कल अपन स्ट्रेन को एकदम छू के निकल गए थे, तो स्ट्रेन के बारे में मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो देखो क्या है, हम आज फिर से शुरू करते हैं अपनी कहानी किसके साथ, स्ट्रेन के साथ। तो स्ट्रेन में हमने देखा था कि जैसे ये बॉडी लिया मैंने बॉडी लिया, तो मैं देखता हूँ बॉडी पर मान लीजिए मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया तो इसकी लंबाई में जो चेंजेस होंगे, कुछ ना कुछ चेंज होंगे। मैंने कह दिया कि यहाँ पर कुछ लंबाई में चेंज डेल्टा एल हो चुका है। अच्छा, इसकी इनिशियल लंबाई मैंने मान लिया कितना था, वो मान लिया मैंने एल नॉट था। फाइनल लंबाई इसकी मैंने क्या लिख दिया है कि इसकी लंबाई में चेंज डेल्टा एल लिख दिया है। तो मैं देखता हूँ कि स्ट्रेन इज डिफाइंड एज रिलेटिव चेंज इन सर आप द दिख नहीं रहे सर। स्क्रीन दिख नहीं रही। दिख रहा है सर। नहीं सर, नहीं दिख रही सर। दिख रही है सर। ओके, तो बच्चा लोग जिसको दिख नहीं रही ना, वो नेटवर्क को क्या एयरप्लेन मोड में डालो और जल्दी से वापस आओ। मैं 1 मिनट रुकता हूँ आप लोगों के लिए, है ना। मैं लिख देता हूँ, बोलूंगा कुछ नहीं, समझाऊंगा कुछ नहीं। रिलेटिव चेंज इन द डायमेंशन ऑफ बॉडी। तो स्ट्रेन की बात कर रहे थे ठीक है ना। तो स्ट्रेन में मैं देखता हूँ कि बाबा जैसे इसकी इनिशियल लेंथ कितनी लिखी थी मैंने, एल नॉट लिखी थी, और फाइनल लेंथ में कोई चेंज आ गया है। फाइनल लंबाई अगर देखें तो क्या वो एल नॉट के बराबर है कि नहीं है? नहीं। क्या बता सकता है कोई कि फाइनल लंबाई क्या होगी? एल नॉट प्लस डेल्टा एल। एल नॉट प्लस डेल्टा एल, ये इसकी फाइनल लंबाई हो चुकी है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यार इसकी फाइनल लंबाई एल नॉट प्लस डेल्टा एल है, तो पूछा है रिलेटिव चेंज, मतलब उसके रेस्पेक्ट में चेंज। किसके रेस्पेक्ट में? पहले लंबाई थी एल नॉट, तो यहां पर जो स्ट्रेन डिफाइन किया जाएगा वो होगा चेंज इन लेंथ, है ना, चेंज रिलेटिव चेंज। तो यहां पर आ जाएगा चेंज इन डायमेंशन का मतलब समझते हो ना, लंबाई की बात कर रहे हैं। चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू लेंथ ऑफ दैट डायमेंशन। डन, बोलो समझो, कोई दिक्कत? तो हाँ जी, तो स्ट्रेन को अगर देखें तो स्ट्रेन कई प्रकार का हो सकता है। तो स्ट्रेन के बारे में लिखें तो देखो, ये मैंने लिख दिया स्ट्रेन को एकदम बीचों बीच, और ये मैंने ट्री डायग्राम बना दिया। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, फिर अगला आता है शियर स्ट्रेन, फिर अगला आता है वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जैसे हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिफाइन किया था, उसी प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के पास में आएंगे। तो मैंने एक दीवार बना दी, दीवार से चिपका दी है रॉड को। रॉड की इनिशियल लंबाई मैंने कह दी एल नॉट। अब क्या हुआ, मुझे दुनिया में ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने खुद से उसको छिड़खानी करी और इसके मैंने फोर्स लगा दिया तो इसकी लंबाई बढ़ेगी। लंबाई बढ़ गई तो मैं कहता हूँ कि लंबाई बढ़कर हो चुकी है ये डेल्टा एल, और बढ़ गई। तो मैं अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कहूं तो कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अगर कहा जाए तो जरा बताइए क्या लिखा जाएगा? इनिशियल लेंथ थी एल नॉट, चेंज कितना हो चुका है? डेल्टा एल का। तो यहां पर स्ट्रेन जो लिखा जाएगा वो क्या होगा? चेंज इन द डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन। कितना था बोलो? इनिशियल लेंथ कितनी थी? एल अपॉन एल नॉट, है ना, एल आई या एल नॉट कह सकते हैं, या मैं कह सकता हूं इसको लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, या मैं लिख सकता हूं चेंज इन लेंथ अगर लिखा जाए तो क्या लिखते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल। तो ये आ जाएगा एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अपॉन क्या लिखूं? एल नॉट, एल इनिशियल, मतलब एल नॉट को मैंने एल इनिशियल बोल दिया ना। तो इस प्रकार से हमने कह दिया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को डिफाइन कर दिया है। चलिए अब आता है हमारे पास में अगला कौन सा स्ट्रेन? शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन की बात करें तो कल वो अप्सरा वाला रबड़ सबने लिया था ना बाबा,
हाँ सर लिया तो था, ये हाँ, अप्सरा प्रेस भी किया था। हाँ, ये उसको शेयर भी कर दिया था। तो ये अप्सरा वाला रबड़ मैंने इधर लिया, यहाँ पर रख दिया, तो उस पर मैंने ऐसे धक्का लगाया, ऐसे सरफेस पर ऐसे धक्का लगाया, तो वो क्या हो गया, थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया। तो वो डिफॉर्मेशन उसका कुछ इस तरह से हो गया। हालांकि इतना डिफॉर्म नहीं होता है, वो तो मैंने ज़्यादा दिखा दिया है ना, इतना डिफॉर्म नहीं होता है, वो तो मैंने हल्का सा ज़्यादा दिखा दिया। हाँ सर। तो अभी मैं देखता हूँ कि ये जो गैप कहा गया, उसको मैंने कह दिया कि ये x है। मैंने ये कह दिया ये जो है दैट इज़ h, दैट इज़ h। तो ये जो यहाँ पर ये थीटा है, यहाँ पर ये जो थीटा है, मैं लिख सकता हूँ tan थीटा की वैल्यू क्या होगी बोलो? x/h। वो हो जाएगी x/h, x/h। जरा जब हमने कल रबड़ को जो हमने किया था, तो बताओ ये x की वैल्यू जो थी बहुत ज्यादा थी कि बहुत कम थी? बहुत कम थी सर। बहुत कम थी। कम इसका थी, मतलब सर। जनरली हम कह सकते हैं जनरली x इज स्मॉल। और अगर x स्मॉल है तो x/h बताओ, स्मॉल की बिग? स्मॉल। स्मॉल। तो अगर x/h स्मॉल है तो इसका मतलब ये जो थीटा होगा, इसका मतलब x/h इज स्मॉल। इसका मतलब जो थीटा होगा, थीटा भी स्मॉल होगा कि बिग होगा? स्मॉल होगा। Small होगा। ऑल्सो स्मॉल। तो अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं क्या रे बाबा? tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। यस सर। और उसकी वैल्यू हाँ, कितनी सर। आ गई है? tan थीटा की वैल्यू आ गई है x/h। इसका मतलब यहाँ से थीटा इज इक्वल टू x/h। और ये जो थीटा कहा गया, ये जो थीटा कहा गया, उसी को कहा गया शियर स्ट्रेन के नाम से जाना गया। मैं अगर आपसे पूछता हूं, बताइए शियर स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी? यूनिटलेस होगा सर। यूनिटलेस रहेगा। Unitless कैसे होगा। बाबा यूनिटलेस? सर ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है। दोनों मीटर में अगदी बरोबर, नीचे लेंथ। अगदी बरोबर है ना। तो मैं कह सकता हूं कि बाबा ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो ये क्या होगा? दिस वुड बी यूनिट लेस। अगर इसी प्रकार से मैं पूछता हूं, बताओ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जो वो वैल्यू भी है यूनिटलेस होगा। वो कितना होगा बाबा? वो भी यूनिटलेस होगा फिर। वो भी यूनिटलेस ही मांगता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अपने पास में ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा दैट वुड बी यूनिट लेस ऑल्सो। डन डना डन डन। अच्छा, हमारे पास शियर स्ट्रेन देख लिया, हमने पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देख लिया, कौन सा बचा है बोलो? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगला कौन सा बचा है? दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर लेते हैं। तो इन दैट सिनेरियो में देखूं तो थर्ड वाला दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको समझना तो ऐसा समझो, इसको समझने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है। मैं क्या करता हूँ ना, एक गुब्बारा ले लेता हूँ, बलून ले लेता हूँ, और बलून में हवा भर दी। तो ये रहा हमारा बलून, है ना, ये रहा हमारा कुछ ऐसे, ये इस तरह से ये बलून बना हुआ है ना। अब क्या कर दिया कि ये यहाँ पर मैंने पानी रखा हुआ है, इधर यहाँ से ये लेवल पे पानी रखा हुआ है। अब क्या किया मैंने, इस बलून को पानी में डाल दिया, इस बलून को पानी में डाल दिया, इधर से इधर डाल दिया। तो जरा आप सोचो कि क्या बलून पर पानी का प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। तो क्या पानी के प्रेशर से, लगेगा सर। क्या पानी के प्रेशर से बलून दबता हुआ फील होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा सर। है ना। तो इसका मतलब पानी के प्रेशर से बलून दबता हुआ अगर फील होगा, तो बताओ बलून अगर दब रहा है तो क्या इसका वॉल्यूम में कोई चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा सर। चेंज होगा सर। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब मैं देखता हूं कि यहाँ पर पानी के अंदर जाने के बाद में, पहले अगर मैं देखूं ये दिखने में ऐसा था, पहले अगर ये ऐसा था तो पानी के प्रेशर की वजह से, पानी के इस तरह से ये जो प्रेशर यहाँ पर लगेगा, पानी सब तरह से इसको दबा रहा होगा, है ना। आप लोग कभी स्विमिंग किया है क्या किसी ने?
हाँ तो किया जब है। पानी के अंदर जाते हैं तो सांस लेना आसान होता है कि मुश्किल होता है? मुश्किल होता है मुश्किल सर। होता है ना। चाहे आपका मुंडा जो है इधर इधर बाहर हो, चाहे यहाँ पर हो, आपकी बॉडी अंदर हो, उसके बावजूद भी नाक बाहर है, उसके बावजूद भी अपने को सांस लेना मुश्किल होता है। क्या कोई बता सकता है मुश्किल क्यों होता है? लंग्स पे प्रेशर रहता सर। हाँ, प्रेशर के तो अपने हाँ, क्या सर। है कि बाबा लंग्स पर प्रेशर बना होता है पानी का, और वो प्रेशर जो है हवा को घुसने में मुश्किल कर देता है, तो वो अपने लंग्स को दबाने की कोशिश करता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो बलून है उसको दबाने की कोशिश की गई तो वो दब गया बेचारा, और वो दब गया तो मैं बोलता हूँ कि उसको फाइनली जो दिखने लगा, फाइनली वो कुछ इस प्रकार से दिखने लगा। तो यहां पर बताइए इस बलून का वॉल्यूम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर, चेंज हो गया। तो यहां पर वॉल्यूम चेंज हो गया, Change तो हुआ। बताइए यहां पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मेट्रिक स्ट्रेन की अगर बात करें, स्ट्रेन, तो वो क्या लिखा जाएगा? दैट वुड बी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। अगदी बरोबर, अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। एंड ये अगर लिखें स्टाइल से तो डेल्टा वी अपॉन वी इनिशियल, या लिख सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन वी इनिशियल। तो इस प्रकार से हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में लिख सकते हैं। बोलो सर, ये कोई भी समस्या, unitless कोई होगा। डाउट? डन? यस सर। ओके परफेक्ट, यस सर। ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे इससे और बात करेंगे। तो ये हमने कहाँ से शुरू किया था? स्ट्रेन से शुरू किया था, ये रहा। सर वो भी यूनिटलेस होगा ना? कौन सा रे? हाँ, वो भी यूनिटलेस होगा। होगा सर। ये लो जी। है वो सर, वापस दिखाना। नहीं बताओ। हाँ जी 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 जी। सर हाँ जी। सर ये चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आती है? देखो यार, ये ना ये बड़ा ऐसा एकदम आसान चैप्टर है अगर तो सोचे तो, और आसान चैप्टर है तो मतलब इसका सीधा सवाल आना मुश्किल होता है, लेकिन दोनों तीनों को मिक्स कर दें, जैसे मान लो थर्मल एक्सपांशन और इस इलास्टिसिटी चैप्टर को मिक्स करके सवाल आ सकता है ना। कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपांशन को मिक्स करके एक सवाल आ सकता है, और आए भी है ना। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आएंगे, आपको दिखेगा भी। तो यस, सीधा एक टॉपिक से सवाल आना मुश्किल है, लेकिन मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स से आने के चांसेस बने रहते हैं। ओके, हाँ सर। यस सर। नोट कर लिया, आगे बढ़े। नीचे करना सर। ये लो जी। डन। नीचे लो ना सर थोड़ा। डन सर। ठीक है, ये लो हल्का सा नीचे कर लेता हूँ।
सर थोड़ा सा नीचे लो ना। ये लो। सर ऊपर की स्लाइड दिखाओ सर। मुझे लग ही रहा था कोई ना कोई तो बोलेगा। ये लो, पहले ऊपर वाला देख लो। हो गया। ये लो। डन 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 डन, ये लो। सर लास्ट वाली स्लाइड। हाँ जी, ये लास्ट वाली स्लाइड। डन सर। डन सर। चलो। Done? हाँ जी पापा। नेक्स्ट अब ये हम देखते हैं, दैट इज हुक्स लॉ। तो ये क्या है? ये कहता है कि अभी देखो कि हमने समझ में आया कि कोई भी बॉडी है, बॉडी पर हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो उस बॉडी के डायमेंशन में चेंज होगा। तो ये देखो कि यहाँ पर ये हमने फोर्स लगाया, ये दीवार से ऐसे चिपका रखा है इस बॉडी को, ठीक है। फोर्स लगाया, इसकी लंबाई बढ़ने लगी, फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज किया तो लंबाई और बढ़ने लगी, फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज किया तो लंबाई और बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? सर एक पॉइंट तक बढ़ती जाएगी सर, वो सर, बाद वो में नहीं बढ़नी बढ़ेगी। चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर हमने देखा कि बाबा जैसे जैसे हमने लंबाई को बढ़ाने की कोशिश करी और जैसे जैसे हमने फोर्स को बढ़ाने की कोशिश करी, उन दोनों का आपस में संबंध पाया। तो क्या संबंध है देखता हूं मैं। यहाँ पर ये मैंने लिखा है स्ट्रेस और यहाँ लिख दिया है मैंने स्ट्रेन। तो मैंने देखा कि बाबा जैसे जैसे फोर्स बढ़ा तो वैसे वैसे हमारी लंबाई स्ट्रेस भी बढ़ा। और एक्सपेरिमेंट में हमने ये पाया कि फोर्स की वैल्यू बढ़ाते गए, फोर्स बढ़ता गया तो अपना जो स्ट्रेस है वो भी बढ़ता गया। स्ट्रेस अगर बढ़ता गया तो साथ में उसकी लंबाई में जो चेंजेस हैं वो भी बढ़ने वाले हैं, और लंबाई के चेंजेस बढ़ने वाले हैं तो स्ट्रेन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो क्या समझ में आया कि बाबा स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो मैं देख सकता हूं कि बाबा इस पॉइंट से हमारे पास में स्ट्रेस बढ़ने लगा तो स्ट्रेन भी बढ़ने लगा, स्ट्रेस बढ़ने लगा तो स्ट्रेन भी बढ़ने लगा, स्ट्रेस बढ़ने लगा तो स्ट्रेन भी बढ़ने लगा। देखो ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ठीक है। फिर देखिएगा, फिर क्या होता है कि हमने देखा कि ये कुछ हद तक इसको फॉलो किया कि बाबा हमने देखा कि जैसे जैसे हमने फोर्स को बढ़ाया वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ता गया, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता गया बॉडी की जो लंबाई में जो चेंजेस हैं वो भी बढ़ते गए। तो ऐसा होता गया। नाउ व्हाट विल हैपन? यहां पर होगा कि इस प्रकार से मैंने देखा कि और अगर मैंने फोर्स बढ़ाने की कोशिश करी तो एक्चुअली फोर्स तो इतना कोई खास बढ़ा नहीं, इंटरनल फोर्सेस में कोई खास चेंज आया नहीं। और यहां पर ये जो है, एक मिनट, थोड़ा सा इंक्रीजिंग दिखना चाहिए। ये अगला रीजन मुझे ऐसा दिखा, जिसमें कि स्ट्रेन और स्ट्रेस में संबंध ऐसा है कि स्ट्रेन बढ़ने पर स्ट्रेस बढ़ रहा है या स्ट्रेस बढ़ने पर स्ट्रेन बढ़ रहा है। लेकिन वो जो संबंध पहले जो लीनियर था, यहां पर जो लीनियर रिलेशनशिप था, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन बनी हुई थी, वैसी स्ट्रेट लाइन अब यहां नहीं दिखी। एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं अपन क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं। और फिर अपन ने और बढ़ा दिया इसका स्ट्रेस को, इसके फोर्स को और बढ़ा दिया, अपन ने इसकी लंबाई को और बढ़ाने की कोशिश करी। तो देखो क्या होगा कि यहां पर फिर हमने पाया कि ये जो बढ़ने लगा है ये कुछ ऐसा बढ़कर ये ग्राफ में फाइनली ऐसा आ चुका है, ये आ चुका है, फाइनली कुछ ऐसा बन चुका है।
नाउ अब इस चीज को समझते हैं। तो मैं देखता हूं यहां पर इस पॉइंट को मैंने एच नाम दे दिया। सर एच नाम क्यों दिया, अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। मैंने इस पॉइंट को ई नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने यू नाम दे दिया और इस पॉइंट को मैंने एफ नाम दे दिया। तो सबसे पहले मैं एकदम बिगिनिंग से शुरुआत करता हूं। तो देखता हूं कि शुरुआत में मैंने फोर्स एफ रखा तो स्ट्रेस कितना रहेगा, F upon area. अरे फोर्स अगर शून्य रहेगा तो स्ट्रेस कितना रहेगा, 0. जीरो। जीरो। और स्ट्रेस जीरो, तो बताइए यहाँ पर स्ट्रेन कितना रहेगा, जीरो। जीरो रहेगा। तो जीरो। वो सारी चीजें जीरो। आ गई हैं, टकाटक एकदम बन चुका है। नाउ मैं अगर देखता हूं तो मैं देखता हूं कि बाबा जैसे जैसे मैंने फोर्स को बढ़ाने की कोशिश करी, फोर्स बढ़ेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो क्या इंटरनल फोर्सेस जनरेट होंगे कि नहीं होंगे, हाँ. हो और गए। इंटरनल हो गए। फोर्सेस जनरेट हुए तो स्ट्रेस जनरेट हो गया। और साथ ही साथ क्या उसकी लंबाई में चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे, लंबा में चेंजेस हो गए सर। होंगे। और लंबाई में चेंज हुआ तो हमने देखा कि बाबा एक ऐसे कोई रॉड को लिया, उसकी लंबाई को चेंज देखा, तो शुरुआत में स्ट्रेस और स्ट्रेन एकदम लीनियर रिलेशनशिप रखते हैं, एकदम ऐसा लीनियर रिलेशनशिप रखते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। कि हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता गया वैसे ही वैसे स्ट्रेन भी बढ़ता गया एकदम लीनियरली। फिर एक पॉइंट के बाद में स्ट्रेस बढ़ाने के साथ में स्ट्रेंथ तो बढ़ रहा है, लेकिन ये जो है ये नॉट लीनियर है। ये वाला जो सेक्शन है दिस इज नॉट लीनियर, ये वाला जो सेक्शन है नॉट लीनियर है। लेकिन जैसे ही बॉडी का फोर्स अगर हटा दिया गया तो हमने देखा बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप पर आने की कोशिश कर रही है। मैं रिपीट करता हूं कि मान लो Yes, sir. हमने फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते यहां तक पहुंचा दिया, और फिर फोर्स को अगर एकदम से हटा दिया मैंने तो बॉडी अपनी शेप को रिगेन करने की कोशिश कर रही है। तो हमने देखा कि ये यहां तक का जो पॉइंट था, बॉडी अपनी शेप को रिगेन करने की कोशिश कर रही है। तो यहां से यहां तक का जो ये ग्राफ बना हुआ है, बॉडी अगर रिगेन करेगी तो ये इलास्टिक नेचर शो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। हाँ सर. तो ये Elasticity. शो करेगा। नेचर करेगा। ऑफ, एक मिनट, इलास्टिक नेचर ऑफ बॉडी। एक मिनट पहले मैं खत्म कर दूं फिर पूछना बाबा क्या ना, फिर बीच में अगर कुछ हो गया तो मिस हो जाएगा एक आध कोई पॉइंट। ठीक है, तो सर फिर ये एच क्या है? तो देखो एच पॉइंट से पहले पहले, इस पॉइंट से पहले पहले क्या हो रहा था कि एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह यहां पर जा रहा था। और स्ट्रेट लाइन का मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऐसा हमें दिखा है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन हमें दिखा। तो हमने कहा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऐसा हमें फील होने लगा है। यहां से हमें इस ग्राफ से ऐसा समझ में आया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और ये जो रूल आया, ये जो स्टडी करी, ये किस साइंटिस्ट ने करी? हुक्स बाबा ने करी। जैसे न्यूटन बाबा हैं, आइंस्टाइन बाबा हैं, वैसे ही हमारे हुक्स बाबा भी हैं। उन बाबा ने इस ग्राफ की स्टडी करी, इसीलिए ये जो है ये कहा जाता है हुक्स लॉ। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टडी करी थी कि इसके बारे में जो स्टडी करी वो हुक्स बाबा ने करी, इसी वजह से उसे उन्हीं के नाम से इस लॉ को डिफाइन कर दिया गया। चलो ठीक है, अब इस ई पॉइंट से आगे की बात करते हैं। इससे आगे की बात करते हैं तो यहां पर अगर फोर्स को हटा दिया जाए तो हमने देखा कि बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आने की कोशिश नहीं कर रही है। रिपीट करता हूं, इससे पहले तक बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ई पॉइंट के बाद में अगर स्ट्रेस को और बढ़ा दिया जाए तो बॉडी अपने स्ट्रेस को बढ़ा के फिर छोड़ दिया जाए तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश नहीं कर रही है। तो बताइए ये वाला जो फोर्स रहेगा, बताइए ये वाला जो फोर्स रहेगा या जो स्ट्रेस रहेगा, ये स्ट्रेस मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या इलास्टिक नेचर होगा कि नहीं होगा?
नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, प्लास्टिक नेचर नहीं होगा। ये हो जाएगा प्लास्टिक नेचर, क्योंकि हमने एकदम बिगिनिंग में ही इसकी बात करी थी कि बाबा जब बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में रिगेन करने की कोशिश करती है तो उसे कहते हैं इलास्टिक नेचर, और बॉडी अगर अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करने की कोशिश नहीं करती है तो उसे कहते हैं प्लास्टिक नेचर। तो यू कैन से दैट कि यहाँ पर प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, कि एक लिमिट तक तो ये इलास्टिक नेचर शो करेगा और उसके बाद में स्ट्रेस को और बढ़ा दिया जाए तो वो प्लास्टिक नेचर शो करेगा। ठीक है, वो प्लास्टिक नेचर शो करेगा। चलो ठीक है, तो मैं कह सकता हूं, फिर अब बात करते हैं ये सर ये यू पॉइंट क्या है। यू मतलब अल्टीमेट, गलत स्पेलिंग कर दी, यू मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस। जरा बताइए क्या पूरे ग्राफ में इस पॉइंट से मैक्सिमम स्ट्रेस कहीं और दिखा है क्या? नहीं दिखा है ना। इस पॉइंट से मैक्सिमम स्ट्रेस अपने को नहीं दिखा हुआ है। तो दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस जो एक बॉडी झेल सकती है ना, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, यू यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। और एफ मतलब फ्रैक्चर, अल्टीमेट स्ट्रेन। नहीं, फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट का मतलब क्या है कि बाबा अपन क्या है कि इसको खींचे ही जा रहे हैं, है ना, इसको पुल ही किए जा रहे हैं, तो वो बॉडी पुल होती जाएगी और करते जाएंगे और पुल होती जाएगी और करते जाएंगे और पुल होती जाएगी। लेकिन यार कभी ना कभी तो उसकी लिमिट आएगी ना रे बाबा, बाद में टूट जाएगी। तो कभी ना कभी तो वो बॉडी टूटेगी ना रे बाबा। तो चाहे वो स्टील हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक लिमिट के बाद में वो पक्का टूटेगी और वो फ्रैक्चर हो जाएगा। इसीलिए इस पॉइंट को कहा गया फ्रैक्चर पॉइंट, इसीलिए इस पॉइंट को कहा गया फ्रैक्चर पॉइंट। तो मैं इस ग्राफ की मदद से समझ सकता हूं कि बॉडी कहां तक इलास्टिक नेचर शो कर रही है, कहां पर प्लास्टिक नेचर शो कर रही है, और कहां पर उस बॉडी का फ्रैक्चर हो रहा है, कहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस हो रहा है। ये सब चीजें हम देख सकते हैं। ग्राफ बना लीजिए और फिर मैं इस ग्राफ को जो भी डाउट होंगे उसको अपन समझते हैं। सर वो जो हुक साइंटिस्ट थे उन्होंने कौन सा मटेरियल दिया था इसके लिए? यार ये तो मुझे मालूम नहीं, कोई मेटल ही लिया होगा, है ना। एग्जैक्ट मटेरियल तो मैं नहीं बता पाऊंगा। यस सर। डन? नो सर। नहीं सर, 2 मिनट। हाँ सर। ठीक है, चलो अब जैसे ये नमो ने सवाल पूछा तो इसके पीछे का रीजन उसका ये था कि ये जो ग्राफ है वो किस मटेरियल के लिए वैलिड है, कि क्या ये एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ये या सबके लिए ये। तो हमने पाया कि ये सभी सॉलिड जो है ये ग्राफ फॉलो करते हैं, ऑलमोस्ट सभी सॉलिड जो हैं ये ग्राफ फॉलो करते हैं। बस अंतर किस बात का हो जाता है कि हो सकता है कि किसी में ये हुक्स वाला जो स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन है वो हो सकता है किसी लिए कम हो जाए, हो सकता है किसी के लिए ये वाला पोर्शन कुछ हो जाए कम हो जाए, और हो सकता है किसी के लिए ये वाला पोर्शन हो जाए कम या ज़्यादा हो जाए। मतलब अंतर समझ रहे हो, अंतर किसी मटेरियल में इस बात का आएगा। लेकिन जो रफ नेचर ऑफ ग्राफ जो हमें दिखेगा, चाहे कोई भी सॉलिड मटेरियल हो, हमें वो कुछ इस प्रकार से देखते हुए मिलेगा, कुछ इस प्रकार से रफली एक ग्राफ अपने को देखने को मिलेगा। समझ रहे हो बाबा? ओके परफेक्ट। यस सर। तो चलिए मैं इस ग्राफ को वापस से समझा देता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एकदम डेप्थ में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो हमने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट शुरू किया, कोई फोर्स नहीं लगा हुआ था,
यानी कि कोई भी इंटरनल फोर्सेस जनरेट नहीं होंगे, कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, साथ ही साथ कोई भी स्ट्रेन जनरेट नहीं होगा। नाउ व्हाट हैपन कि मैंने देखा कि अब फोर्स लगाना शुरू किया, फोर्स बढ़ता गया, तो स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। स्ट्रेस अगर बढ़ता गया तो यहाँ पर उस बॉडी के चेंजेस भी बढ़ते जाएंगे। बॉडी के चेंजेस भी अगर बढ़ते जाएंगे तो यू कैन से दैट, है ना, बॉडी के चेंजेस भी बढ़ते जाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा। तो शुरुआत में इन द बिगिनिंग हमने देखा कि स्ट्रेस बढ़ने के साथ में स्ट्रेन भी प्रोपोर्शनली बढ़ता जा रहा है। तो एक लिमिट तक हमने देखा कि यहां पर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या एकदम लीनियरली ये फ्लो करता हुआ जा रहा है। फिर उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद हमने देखा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का संबंध ये है कि स्ट्रेन बढ़ने के साथ स्ट्रेस बढ़ तो रहा है, लेकिन वो लीनियरली नहीं बढ़ रहा, थोड़ा सा कर्व पाथ बन रहा है। लेकिन जैसे ही मैं फोर्स को हटा दूं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन करने की कोशिश करने लगा है। तो इसका मतलब बताइए, ये इलास्टिक नेचर होगा कि प्लास्टिक नेचर होगा? इलास्टिक नेचर। तो इसका मतलब यहां तक अगर हमारी बॉडी में हमने स्ट्रेस को यहां तक रखा हुआ है तो बॉडी इलास्टिक नेचर एकदम चकाचक शो करती रहेगी। ऑन द अदर हैंड अगर मैंने स्ट्रेस को और बढ़ा दिया तो स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, और जैसे ही मैं फोर्स को हटा दूं तो बॉडी अपनी रीगेन करने की जो कैपेसिटी थी, ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की कैपेसिटी थी, वो कैपेसिटी हो चुकी है कम, है ना, वो कैपेसिटी हो चुकी है कम। और वो कैपेसिटी अगर कम हो गई है तो इसका मतलब क्या ये इलास्टिक नेचर शो करने लगा है या प्लास्टिक नेचर शो करने लगा है? प्लास्टिक नेचर शो करने लगा है। तो यहां पर ये जो पहाड़ वाला एरिया है दैट इज प्लास्टिक नेचर। फिर ये यू पॉइंट किस पॉइंट को इंडिकेट करता है, बोलो? अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस। हाँ, तो मैं कह सकता हूं कि बाबा ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस। और अल्टीमेट स्ट्रेस इसका मतलब यहां से बन जाएगा कि ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो कि ये झेला जा सकता है, इससे ज़्यादा वो मटेरियल नहीं झेल सकता। अब इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो ये बॉडी जो है फ्लूइडिक नेचर की हो जाती है। जैसे च्युइंग गम को अगर सोचें क्या थोड़ा सा, तो उससे समझना थोड़ा आसान होगा। तो जैसे च्युइंग गम को तुम चबा चबा के अगर हाथ में लो तो इसको पुल करो च्युइंग गम को, तो वो देखोगे कि एक लिमिट तक तो वो पुल होगी, फिर उसके बाद ऐसे लटक सी जाएगी वो। समझ पा रहे हो क्या? हाँ सर। है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि वो मटेरियल जो है वो फ्लूइडिक वाले स्टेट में आ जाते हैं। हालांकि वो सॉलिड ही है, लेकिन वो हल्का सा मटेरियल फ्लूइडिक स्टेट में दिखना फील हो जाता है, और वो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां पर कि उस मतलब वो बहुत पतला हो जाता है। पतला नहीं, मतलब ये हो रहा है कि बॉडी जो है अपने शेप को इस प्रकार से चेंज कर रही है कि अपने को ऐसा लगता है कि वो फ्लूइड ही है वहां पर, है ना। वो इस तरह से लगता है जैसे अभी च्युइंगम बता कि लिक्विड है कि सॉलिड है? सॉलिड है। लेकिन क्या उसमें तुम्हें फील आती है कि थोड़ी फ्लूइड वाली फीलिंग आती है इसको देख के? हाँ सर। है ना। अब दूसरी बात करता हूँ। क्या बात करता हूँ कि जैसे स्टील हुआ, अब स्टील पे मैंने फोर्स लगाता हूं तो शुरुआत में अपन तो वैसे भी आज तक कभी इतना छोटा मोटा फोर्स ही लगाते हैं, तो हमने जो फोर्सेस देखे हैं या लगते हुए बाहर मार्केट में देखे हैं वो तो बहुत 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 छोटे होते हैं, तो वो इसी रीजन में खत्म हो जाएंगे। मान लो अगर मैं इस स्टील रॉड को या अपनी लोहे की रॉड को फोर्स बढ़ाते यहां तक पहुंचा दूं, तो आपको शायद वो स्टील की रॉड वैसे ही दिखनी शुरू हो जाएगी जैसे वो च्युइंग गम जैसे फ्लो करता हुआ दिखता है। ठीक है। हालांकि क्या है ना, स्टील को वैसा पहुंचाना मुश्किल है, इसीलिए प्रैक्टिकली आपने उसे देखा नहीं है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपने वो च्युइंग गम को ऐसा करते हुए देखा है, इस वजह से वो थोड़ा प्रैक्टिकली मतलब दिखना वो पॉसिबल हो जाता है। लेकिन वैसा ही सिमिलर बिहेवियर स्टील भी दिखा देगा अगर उस पर प्रॉपरली फोर्सेस बहुत ज्यादा लग जाएं तो। ओके यस सर। ओके परफेक्ट। यस सर। हाँ जी।
तो ये ग्राफ समझ में आ गया, फ्रैक्चर पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस, लीनियर हुक्स लॉ वगैरह, ये समझ में आ गया। हाँ सर। ठीक है। फ्रैक्चर पॉइंट तो मैं एच पॉइंट में लिखता हूँ, एच पॉइंट इज अ पॉइंट हाँ सर। till which Hooke's law is valid। और हुक्स लॉ क्या है अभी थोड़ी देर में उसको देखेंगे, मैं अभी यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। हुक्स लॉ इज स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। एच पॉइंट मैंने ऐसा बोल दिया, ठीक है। एच पॉइंट के बाद में दूसरा क्या पॉइंट आया था, बोलो? E ई पॉइंट। E ई के बारे में बोलो, क्या बोलेंगे? ई पॉइंट इज पॉइंट, elastic nature हाँ, विच of body. बॉडी शोज इलास्टिक नेचर। चलो ठीक है, यहाँ तक भी हो गया। फिर उसके बाद में और देख लेते हैं, तो जस्ट अ सेकेंड। एच पॉइंट हो गया, ई पॉइंट हो गया, फिर उसके अलावा कौन सा पॉइंट ले रहे हैं? एच, ई और यू। U है तो एक यू है, वो क्या था? दैट इज अल्टीमेट ultimate stress. स्ट्रेस मैग विच बॉडी कैन बेयर, ठीक है। और एफ क्या है? Fracture point. फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर फ्रैक्चर पॉइंट यानी कि इतना स्ट्रेन हो जाए तो इतना, ओहो, इतना स्ट्रेन होने पर बॉडी क्या हो जाएगी? टुकड़े हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है। किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। डन डन डन। Yes sir. ओके Yes sir. ओके 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 ओके, नोट कर लिया इसको, आगे बढ़े। Yes sir. हाँ, सर। ओके, तो हम करते हैं हुक्स लॉ, एच ओ ओ के ई, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर अपने पास अलग अलग प्रकार के स्ट्रेन हैं, तो अलग अलग प्रकार के स्ट्रेन भी हैं। तो मैं कह सकता हूँ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू, कौन सा स्ट्रेन लिखा जाएगा? लॉन्जिट्यूडनली लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन। तो यहाँ पर ये बीच में ये जो लगा है, ये है प्रोपोर्शनलिटी का साइन। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो उसको हटा सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, ये वाई टाइप्स यहाँ पर बना हुआ है, वाई का भी मतलब मैं आपको बताऊंगा, और ये आ जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको नाम क्या दिया गया? यंग्स मॉड्यूलस। और ये किस पर डिपेंड करता है? दिस डिपेंड्स अपॉन, हाँ सर, ये भी यूनिट एंड डायमेंशन में था। हाँ, डिपेंड्स अपॉन मटीरियल एंड टेम्परेचर। मटीरियल एंड टेम्परेचर। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि बाबा ये जो यंग्स मॉडुलस मैंने लिखा है उसका मतलब क्या है, उसका यूज़ क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो बताओ, ये जो यंग्स मॉडुलस लिखा है ये है क्या? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्या कोई बता सकता है यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्युलस क्या होगा? यूनिटलेस नो 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 नो, सर फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ पर देखो ये तो यूनिटलेस था, लेकिन भैया ये तो यूनिट थी ना इसके, कुछ ना कुछ इसकी यूनिट रहेगी, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? फोर्स
मतलब सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डन 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 डन। देखो समझो, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नाउ मैं दो मटेरियल ले लेता हूँ। मान लो एक एग्जांपल एक लेते हैं, एक एग्जांपल मैंने ले लिया, एक यंग्स दो मटेरियल, मटेरियल 1 और यहाँ कर दिया मैंने मटेरियल 2। फिर मैंने यहाँ कह दिया यंग्स मॉडुलस, इसका कह दिया मटेरियल अलग है तो यंग्स मॉडुलस भी अलग होगा, तो मैंने कह दिया यंग्स मॉडुलस y1 एंड यंग्स मॉडुलस y2। तो मैंने गिवन है, गिवन कि यंग्स मॉडुलस y1 इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस y2। जरा बताइए इन दोनों में से किस बॉडी को डिफॉर्म करना मुश्किल रहेगा? पहली को सर फिर से एक बार बताओ। पहले मटेरियल को सर। मटेरियल 1। पहले का सर। मटेरियल 1 का यंग्स मॉडुलस है ज़्यादा एंड मटेरियल 2 का यंग्स मॉडुलस है कम। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि किस मटेरियल को डिफॉर्म करना आसान रहेगा या मुश्किल रहेगा? सर मटेरियल 1 का मुश्किल रहेगा, मटेरियल 2 का आसान रहेगा। रीज़न? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो स्ट्रेस ज्यादा लगेगा ना सर उसको तो यू कैन से डिफॉर्म करने को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मटेरियल 1 का जो स्ट्रेन होगा ना सर वो कम होगा मटेरियल 2 से, स्ट्रेन कम है सेम स्ट्रेस पर, इसीलिए सर मटेरियल 1 का सर लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस ज्यादा। चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि एक बार मान लेते हैं कि हम दोनों में सेम प्रकार का चेंज लाना चाहते हैं। तो चेंज अगर डायमेंशन में सेम ले आए तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फिर से बोलूं कि लेट अस अज्यूम, है ना, हम चाहते हैं कि उस बॉडी को डिफॉर्मेशन करना चाहते हैं। तो मैंने एक बार के लिए कंपैरिजन करने आसान हो जाए इस वजह से मैंने कह दिया कि दोनों बॉडी में अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन हो जाएगा सेम। और अगर अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन सेम हुआ, अगर अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन सेम हुआ तो बताइए स्ट्रेन सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम हो जाएगा। और अगर स्ट्रेन सेम हुआ लेकिन अगर मैं स्ट्रेस की बात करता हूं तो स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो बताइए यंग्स मॉडुलस y1 ज्यादा है y2 से, तो बताओ 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 कि बाबा स्ट्रेस किस में ज्यादा जनरेट होगा? मटेरियल 1 मटेरियल 1 तो y1 मैं में। यहाँ से कर सकता हूँ, मतलब मैं यहाँ पर कर सकता हूँ सॉल्यूशन फॉर सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन मटेरियल 1 will have higher, क्या हायर स्ट्रेस की, मतलब हायर स्ट्रेस समझ रहे हो? हाँ सर। तो स्ट्रेस अगर हायर हो गया तो माय सिनेरियो इज कि मैं कह सकता हूं कि बाबा दोनों में जो चेंजेस करने थे वो मेरे को क्या करने थे, दोनों में चेंजेस मैंने बराबर कर दिए, लेकिन मेहनत किस में ज्यादा लगी? मटेरियल 1 में मेहनत ज्यादा लगी। और अगर मटेरियल 1 में मेहनत ज्यादा लगी तो मैं कह सकता हूं दैट मीन्स दैट कि डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल 1 इज इजी और टफ? इज टफ। इसका मतलब मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं, तो यहां से कंक्लूजन अगर लिखें, कंक्लूजन कि जिसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा, उसको डिफॉर्म करने में क्या होगा, मेहनत ज्यादा लगेगी कम लगेगी? ज्यादा लगेगी। बिल्कुल, ज्यादा लगेगी। डिफॉर्म करने में ज्यादा फोर्स लगेगा या ज्यादा स्ट्रेस लगेगा? ज्यादा स्ट्रेस
लगेगा। डन डना डन डन, बोलो समझे क्या? Yes, sir. ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं, अभी रुको, अभी एक और सवाल कि मैं आपसे पूछता हूं, बताइए मटेरियल 1 एंड 2 में से कौन सा वाला मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है? टू Two, sir. क्यों रेटू? वन। क्योंकि सर उसको डिफॉर्म करने के लिए कम लगेगा। अब इस चीज को समझने के लिए हमारे पास आना पड़ेगा इलास्टिक होने की डेफिनेशन क्या है। तो इलास्टिक होने की डेफिनेशन देखो क्या थी। सर वो अपना ओरिजिनल शेप कैसे रिगेन करता वो थी सर। हाँ, कि जिस बॉडी की ओरिजिनल शेप रिगेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसके लिए इलास्टिक नेचर ज्यादा होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जिस बॉडी की टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप ज्यादा होगा उसका इलास्टिक नेचर भी ज्यादा कहा जाता है। ठीक है ना? तो अब समझिएगा, है ना, अब समझिएगा मैं क्या बोलता हूं कि इन दोनों मटेरियल में से, मटेरियल 1 और 2 में से किस में स्ट्रेस ज्यादा रहा? 1 एंड 2 में से पहले में 1 में स्ट्रेस ज्यादा One रहा। में 1 में अगर स्ट्रेस ज्यादा रहा, है ना, 1 में अगर स्ट्रेस ज्यादा रहा तो माय क्वेश्चन इज दैट कि बताइए किस में इंटरनल फोर्सेस पर यूनिट एरिया ज्यादा रहा है? 1 में। 1 में ज्यादा रहा है। one में अच्छा, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस 1 में ज्यादा है, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस 1 में ज्यादा है, तो बताइए यहां पर ओरिजिनल शेप रिगेन करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? 1 की ज्यादा होगी। हाँ जी, तो 1 की रिगेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो इलास्टिक नेचर किसका ज्यादा होगा? 1 का ही होगा। 1 का ही होगा। यस सर। इसका मतलब आप कह सकते हैं, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि बाबा जिसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा उसका इलास्टिक नेचर ज्यादा कि कम? ज्यादा। 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 समझे ना बात को? तो ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है क्योंकि क्या है ना, अपन इलास्टिक नेचर किससे करते हैं? वो रबर बैंड से देखते हैं कि अपना जितना खींचेगा, है ना, मतलब अपने जो कॉमन सेंस जो अपने घर पे अपन सोचते हैं कि इलास्टिक नेचर मतलब क्या होगा कि कितना खींच रहा है। नहीं, प्रैक्टिकली फिजिक्स में जो इलास्टिक नेचर हमने डिफाइन किया है वो इस बात से डिफाइन किया है कि वो ओरिजिनल शेप कितनी ज़्यादा टेंडेंसी रखता है रिगेन करने की। तो जिसकी टेंडेंसी ऑफ रिगेन ज़्यादा होगा उसका इलास्टिक नेचर भी ज़्यादा होगा। समझे क्या? यस सर। ओके, परफेक्ट। यस सर। तो और प्लास्टिक नेचर ज्यादा होगा सर इससे, हाँ, रबर बैंड से। रबर बैंड का इलास्टिक नेचर, और हाँ, किसका किससे ज़्यादा होगा कह रहा है? स्टील का ज्यादा होगा वेरी रबर बैंड गुड, से। वेरी गुड। इसका मतलब यहां से कह सकते हैं कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर बैंड। है ना? सुनने में बड़ा अजीब लगता है लेकिन हमने जो डेफिनेशन इलास्टिक की बोली है, कैसे? अरे यही तो मैं कैसे कह रहा सर? हूं। सही है। एकदम बेसिक डेफिनेशन। इलास्टिक नेचर का मतलब क्या है बताओ? इलास्टिक नेचर का वो मतलब अपनी- क्या सर है? जब रिफॉर्मिंग फोर्स लगाई और जब वो फोर्स छोड़ दी तो वो अगर वो उसकी शेप और साइज में वापस रिगेन हो रहा है हाँ, तो उसका इलास्टिक नेचर होता है। बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूं कि बाबा अगर किसी बॉडी का ओरिजिनल शेप रिगेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो वो इलास्टिक नेचर उसका ज़्यादा होगा। अगर कोई बॉडी की ओरिजिनल शेप रिगेन करने की टेंडेंसी कम है तो इलास्टिक नेचर उसका कम कम होगा। होगा। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पर 2 मटेरियल लिए थे, मैंने यंग्स मॉडुलस 1 और यंग्स मॉडुलस 2 लिया था। इसमें से मैंने देखा था कि स्ट्रेन को अगर सेम कर दिया जाए फॉर सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन, बताइए फॉर सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन, बताइए यहाँ पर यंग्स मॉडुलस
वाई सॉरी किस में स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट होगा? फर्स्ट मटेरियल में। हाँ, फर्स्ट मटेरियल में स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट हुआ। स्ट्रेस को First कैसे में। डिफाइन किया था ज़रा बताइए। स्ट्रेस को कैसे डिफाइन किया था, देख के बताइए। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। हाँ, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मैं कह सकता हूं जहां स्ट्रेस ज़्यादा वहां इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा की कम। ज्यादा होगी। और अगर इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा हुआ, अगर इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा हुआ तो बॉडी ओरिजिनल शेप रिगेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा की कम? ज्यादा लगेगी। हाँ, तो ओरिजिनल शेप अगर रिगेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा तो इलास्टिक की नॉन इलास्टिक? इलास्टिक। इलास्टिक। इलास्टिक होगा। तो यू कैन से दैट कि बाबा जिस बॉडी का मतलब रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा जनरेट हो रहा है वो हो जाएगा इलास्टिक। तो यू कैन से दैट कि बाबा यहाँ पर जिसमें स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट हुआ ना, सेम स्ट्रेन के लिए जिसमें स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट हुआ उसमें रिस्टोरिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, और रिस्टोरिंग टेंडेंसी ज़्यादा है तो उसमें इलास्टिक नेचर उसका ज़्यादा है। डन? डन सर। ओके। हाँ, तो सर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस किसका ज़्यादा होता है? स्टील का ज़्यादा होता है। स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर बैंड। मैं फिर से कहता हूँ, जब मार्केट में खरीदने जाओगे तो ऐसा मत कह देना बहुत मारेंगे दुकान वाले तुम्हें, क्योंकि अपने जो कॉमन सेंस जो बना होना है ना इलास्टिक का, वो ये है कि जितना ज़्यादा खिंचेगा उतना ज़्यादा इलास्टिक होगा, है ना। वो दिखाते भी तो हैं रबर बैंड वाले, वो खिंचा खिंचा के दिखाते, अरे देखो भाई साहब कितना इलास्टिक है, कभी लंबा नहीं होगा वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो वो मत कर लेना। अपना फिजिक्स का इलास्टिक नेचर इज डिफरेंट देन मार्केट का इलास्टिक नेचर। ओके, मर गए क्या? हाँ सर। मतलब मरे तो नहीं ना? हाँ, नहीं सर। चलो ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं। तो हमने देखो अभी तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का बात किया, तो यहाँ पर मैं अगला लेता हूँ दूसरा। हमारे पास में कौन था? शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, एंड फिर यहाँ से आ गया शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ईटा टाइम्स शियर स्ट्रेन। ये ईटा है, इसको है ना ईटा पढ़ा जाता है। मैं कर देता हूँ, इसको क्या कहा जाता है? ईटा कहा जाता है ना। और इसका नाम क्या है? दिस इज शियर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। दिस इज नोन एज शियर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। वंस अगेन किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स अपॉन मटीरियल एंड टेम्परेचर। चलो ठीक है यार, मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि ये यंग्स मॉडुलस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, तो चलो मैं वो भी समझा देता हूँ। तो एक चीज़ बताओ, आपने कभी देखा है, मतलब जैसे कभी रोड साइड पे आपने देखा होगा किसी वो होता ना, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक स्मिथ होते हैं, देखा है किसी को? हाँ, है ना? हाँ सर। तो वो जब कभी भी उसमें काम कर रहे होते हैं, लोहे पर काम कर रहे होते हैं, तो क्या आपने देखा है उसको गर्म करके कर रहे होते हैं? हाँ सर। हाँ सर। उसको मेल्ट करके करते हैं। नहीं मेल्ट आसान नहीं, Melt नहीं ज़्यादा करते। ज़्यादा ज़्यादा नहीं मेल्ट नहीं, मेल्ट तो ज़्यादा हो गया। मतलब अपना क्या है, जैसे मान लो कि उसको शेप में चेंज करना है। जैसे अपना एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल है, कभी बैलगाड़ी में बैठे हो गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो बैलगाड़ी में पहिया होता है, पता होगा। हाँ सर। तो उसमें ऐसे 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 ये लकड़ी का ये बना होता है, लकड़ी का ही होता है ना पहिया। हाँ सर, लकड़ी का होता है। अब देखो, अब जैसे लकड़ी को मैं रोड पर अगर चला दूं तो वो क्या हो जाएगा? लकड़ी तो बहुत जल्दी घिस जाएगी, लकड़ी तो बहुत जल्दी घिस जाएगी ना। तो अगर उस पहिए को ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर क्या कर देते ना, यहाँ पर एक ये लोहे की एक पट्टी लगी हुई है, हाँ है ना। यहाँ पर एक लोहे की पट्टी लगी हुई होती, और वो पट्टी जो है वो ज़मीन से कांटेक्ट में आती है, और ज़मीन से कांटेक्ट में आने के बाद में वो मतलब घिसती नहीं है। जितना लकड़ी घिसेगी उससे तो कम ही घिसेगी।
तो इसलिए वो पहिया अपना मस्त चलता रहता है बहुत लंबे टाइम तक। तो अब देखो, शायद आपने ये सुना होगा या शायद किसी ने देखा भी होगा कि इस पट्टी को इस पहिए पे चढ़ाने के लिए क्या करते हैं ना, कि हम ये तो पहिया था और पट्टी को गर्म कर दिया और गर्म करके इस पे चढ़ा दिया और चढ़ा के फिर इसको ठंडा कर दिया, है ना। बैक बेस्ट थी उससे। हाँ, तो इस तरह से चला देते हैं। तो इसका क्या होता है पर्पस कि बाबा यहाँ पर थर्मल एक्सपांशन से वो फैल जाएगा और फिर जब इसके ऊपर चढ़ा दिया जाएगा फिर ठंडा कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, इससे चिपक जाएगा। तो ये एक तरीका हुआ इसको चढ़ाने का। दूसरा, अब अगर आपने देखा हो कि तलवार वलवार होती है, तलवार आपने देखी होगी, वो एक ही इससे बनी होती है क्या? तलवार के टुकड़े टुकड़े हो रहे होते हैं क्या? 2-4 टुकड़े से चिपके के बनाती होती है क्या? नहीं होती है। नहीं, नो नो सर। जैसे चाकू वाकू होता है वो तो एक ही टुकड़े से बना होता है। तो वो क्या किया जाता है कि बाबा एक ही टुकड़े को मार पीट के उसको ना ऐसे इस शेप में लाने की कोशिश की जाती है, इस शेप में लाने की कोशिश की जाती है। तो आपने शायद देखा होगा कि किसी भी लोहे की चीज़ को अगर उस पर काम करना है, उसको चेंज करना है, तो उसको क्या है ना, एकदम लाल कर देंगे गर्म करके। हाँ सर, देखा है वो ना? फोर्ज इन हाँ, वो उनके उसके फर्नेंस होती है, भट्टी होती है, और वो गर्म कर देंगे, उसको लाल कर देंगे और फिर उसके बाद वो हथौड़े से मारेंगे उस पर ताकि वो उसकी शेप चेंज हो जाए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि भैया जो भी चेंजेस करने हैं शेप में, तो वो ठंडे में क्यों नहीं करते हैं, वो गर्म में क्यों करते हैं? और इसका आंसर है, कौन बताएगा? फ्लेक्सिबल हो जाता है सर वो उसपे। हाँ, कि गर्म होने के बाद में उसमें जो शेप के चेंजेस करना है वो आसान हो जाता है, कम एफर्ट में चेंज सॉफ्ट हो करना। जाता है सर, मतलब कम एफर्ट में वो आसानी से चेंज हो जाता है। तो मतलब ठंडे के कंपैरिजन में अगर गर्म करके मारोगे ना, तो सेम हथौड़ा मारो, मान लो एक बार ठंडे पे मारा, मान लो एक बार गर्म पे मारा, तो सेम हथौड़ा मारा तो गर्म वाले में वो जल्दी शेप चेंज कर देगा। समझ रहे हो? हाँ सर। तो इसका मतलब शेप चेंज आसान हो गया है, इसका मतलब एफर्ट कम लग रहा है, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस ज्यादा हुआ कि कम हो गया? क्या सर? मैंने गरम किया, कम हो गया सर। हाँ जी, कम होगा। बिल्कुल से नहीं कम हो गया। देखो, मैंने देखा था कि गरम कर दिया तो शेप चेंज करना आसान हो गया, शेप चेंज करना आसान हो गया, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस कम हो चुका है। क्योंकि हमने देखा था स्टील में और रबर में किसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है? स्टील का। स्टील का। और बताओ किसका शेप चेंज करना आसान होता है? रबर। रबर का। तो जिसका हाँ, यंग्स मॉडुलस कम, उसका शेप चेंज करना आसान। और मुझे पता है गरम मेटल में शेप चेंज करना आसान है एज कंपेयर टू ठंडा मेटल। तो मैं कह सकता हूं कि गरम मेटल का यंग्स मॉडुलस कम है। कम है किससे? ठंडे मेटल। है। ठंडे मेटल की यंग्स मॉडुलस से कम है। तो अब आपको आइडिया लग गया कि कैसे ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हाँ सर। ओके, हाँ सर। तो बच्चा आप लोगों ने ये Yes, नोट sir. कर लिया है क्या? डन सर। ओके, परफेक्ट। चलो बच्चा लोग, सी यू टुमारो, बाय बाय।